नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। और जो भी आपको अपना अचीव करना है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपके गोल हैं, आपको वो अचीव करने हैं, आप उनको पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। अगर आपके प्रयास में कहीं कमी आ रही है तो हम आपके साथ में हैं। जैसा कि हमारी सीरीज कंटिन्यू है, आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है किसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं हम आपको वो करा रहे हैं। और देखिए, नॉट ओनली कि हम आपको ऐसा नहीं क्वेश्चंस कराते हैं। आप अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे है या कैसे चल रहा है। तो देखिए, आप पहला वीडियो देखिए और हमारे जो पीछे वाले वीडियोस जो हम ले चुके हैं वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, जो आपको वीडियो प्ले हो रही होगी। अब हम इसमें नॉट ओनली क्वेश्चन, हम उनको डीप में एनालिसिस करेंगे, उनका पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई साहब अगर एक क्वेश्चन है ना तो उसके साथ हम जो 4 ऑप्शन है उनको भी अच्छे से पोस्टमार्टम करो, अच्छे से उनका क्रक्स निकालो और साथ में आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। और अगर आपको हमारी जो ये वीडियो है, इसके जो क्वेश्चंस होंगे, अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो चयन मंत्रा के नाम से। उससे भी आप हमारी जो पीडीएफ्स हैं और जो हमारे फ्री टेस्ट होते हैं, आप ऐप पर उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जिससे कि आपको और हमें कोई दिक्कत ना हो। अभी स्टार्ट करते हैं हम। हमें लेना पड़ेगा पेन, थोड़ा सा नोट हमारा ओपन होने में टाइम लेगा, ये करीब 30 से 40 सेकंड ले लेता है। तो इसको स्टार्ट करने के बाद करेंगे, और तब तक आप अपनी पावर दिखाइए और अपना जोश दिखाइए भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, स्टार्ट हो चुका है। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। और देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल और हमारी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, कोई है अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई कंटेंट है, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग जुड़ रहे हैं। आप अपनी डिमांड बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप। बताइए जरा नागरिकता के बारे में, तो कौन सा है? आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, या फिर 5 से 11, या फिर 25 से 28। देखिए, अगर आपने बेसिक पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका राइट आंसर आपका भाई साहब होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किसको डील करते हैं? हमारी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को डील करते हैं। अच्छे से याद रखना है, इसमें उसके बारे में प्रावधान है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है। ये सारी चीजें तो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, जो पॉलिटी की क्लासेस आएंगी। अभी आपको ये समझिए। और अगर मैं बात करूं 14 से 18 भाई साहब क्या होता है, आपका 19 से 22 क्या होता है, और आपका 25 से 28 क्या होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 14 से 18 भाई साहब आपका होता है राइट टू इक्वलिटी। इसको मत भूलना। आपका क्या होता है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, इसको अच्छे से याद रखिएगा। राइट टू इक्वलिटी, ये होता है आपका राइट टू इक्वलिटी। अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब, जब राइट टू इक्वलिटी हो गया तो, अरे हमारा पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, पेन का कलर चेंज करेंगे। एक आपका हो गया राइट टू इक्वलिटी, यानी कि हर किसी को क्या भाई साहब, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर हम बात करें 19 से 22 की, तो ये किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम। ये आपका बात करेगा राइट टू फ्रीडम। हमारा पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका है। ये देखिए, हम यहाँ पे करेंगे येलो पेन लेके आपके लिए। तो ये आपका बात करेगा भाई साहब राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि हर किसी को भाई साहब आजादी है। अब आजादी किसकी? आप ऐसा नहीं है कुछ भी कर दो, कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ आप पर रोकथाम होंगी उस चीज को लेके। 5 से 11 आपका सिटीजनशिप हो गया, और 25 से 28 किसका हो गया भाई साहब? राइट टू रिलीजन, यानी कि धर्म। राइट टू रिलीजन, आप अपना धर्म क्या करते हो भाई साहब? अपना धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जैसे कर सकते हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अगर मैं आपसे और बताऊं तो देखिए, ये आता किस में है ये सारी चीजें? तो ये आपकी आती हैं भाई साहब फंडामेंटल राइट के अंदर। किसके अंदर आती है? फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं। चलिए, इसके बारे में आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ। इसको करेंगे हम अभी ब्लैक। ये देखिए यहाँ पे, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई साहब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं, अच्छे से याद रखिएगा। पार्ट 1 में क्या दे रखा है भाई साहब? देखिए यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1। पार्ट
1, ठीक है, इसको मत भूलना। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 2, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट 2, इसको भी याद रख लेना। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 3, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 हमारा ये हो गया हमारा पार्ट 4। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, तो पार्ट 1 में इंडिया की टेरिटरी के बारे में बताया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है इंडिया डेट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन सबका पार्ट है। मतलब जो स्टेट्स है ना बहुत सारे, वो इंडिया का पार्ट है, ना कि इंडिया उन स्टेट्स का पार्ट है। ये फर्क समझ लेना, अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया की कितनी भाई साहब टेरिटरी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसके अंदर बात करी गई है। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसके बारे में दिया गया है। पार्ट 2 के अंदर क्या दिया गया है, तो भाई साहब पार्ट 2 के अंदर दिया गया है आपकी सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का कानून। नागरिकता का कानून नहीं बोलेंगे, अब नागरिकता के बारे में बोला गया है, यानी कि सिटीजनशिप दी गई है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पार्ट 3 के अंदर क्या दिया गया है भाई साहब, पार्ट 3 के अंदर हमारे दिए गए हैं फंडामेंटल राइट, इनको मत भूलना बिल्कुल भी। फंडामेंटल, आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, जो कितने हैं भाई साहब, 12 से लेके 35 तक। अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4 के अंदर क्या दिया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, जो कि आर्टिकल 36 से स्टार्ट होके 52 तक जाते हैं। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, इन सारी चीजों को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई साहब, हमारा अगला क्वेश्चन ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे मैंने बताया राइट टू इक्वलिटी 14 से कितना हमारा 18 तक दिया गया है, 14 से 18। 19 से 22 तक हमारा राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, और राइट टू रिलीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 25 से 28 होता है। आप सेम जो डेटा है आप हिंदी में भी देख सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है, ये बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के विशेष उल्लेख करता है। बताइए भाई साहब, जो विलेज पंचायत होती है उनके बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप बेसिक फंडा लगाओगे तो 19, 21, 15 तो आप इजीली एलिमिनेट कर जाओगे, क्योंकि तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। 12 से 35 की कैटेगरी में आ गए, जो कि मैंने आपको भी बताया। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा आर्टिकल 40, यानी कि जो गांव में पंचायत है, यानी कि गांव के कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, अगर वो हर बात के लिए कोर्ट्स में जाने लग गए तो भाई साहब पेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो कि हैवी पेंडेंसी, तो उस चीज को कम करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे जो गांव के लेवल पर ही सुलझाए जा सकते हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत बनाई गई। आर्टिकल 40 के अंदर ये मेंशन है, और ये स्टेट का काम है कि भाई साहब उनको देखना अच्छे तरीके से, वो काम करें, वर्किंग करें। ये सारी चीजें किसका काम है, बिल्कुल स्टेट को देखना पड़ेगा, ये अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है भाई साहब, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, यार ये पर्सनल फ्रीडम और लिबर्टी, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलना। पर्सनल लिबर्टी के बारे में, यानी कि खुद की स्वतंत्रता की आजादी, जो इंसान जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सकता है। और वो क्या है, पर तो आपको ये बात याद रखनी है कि हर चीज पे कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा ना हो कि आप देश के या किसी जो हमारा स्टेब्लिश लॉ है उसके अगेंस्ट ना हो। तो पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में डील करता है, इसको याद रखिएगा। पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में डील करता है, भूलना मत बिल्कुल भी। अगर वही मैं आपसे बात करूं कि आर्टिकल 40 आपका हो गया, अब इसमें आर्टिकल 21, यहां पे देखिएगा एक आर्टिकल होता है 21A, यानी कि 21 अल्फा। ये क्या है, कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है, ये बिल्कुल मत भूलना। अब आपसे अगर मैं और बात करूं, आर्टिकल 19 क्या बात करता है, तो भाई साहब ये आपसे कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको बिल्कुल मत भूलना। यहां पे हम करेंगे इसको इरेज थोड़ा सा। आर्टिकल 19 ये हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको भी याद रखिएगा। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अगर आप मान लीजिए आप सरकार की कोई पॉलिसी या कुछ भी आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है सही नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या है भाई साहब, आपको आज़ादी है कि आप बोल सकते हो, अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो, लिखित फॉर्म में दे सकते हो, ऑनलाइन पोस्ट करके दे सकते हो, या आर्टिकल छाप सकते हो। बट याद रखना सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसा ना कर दो जिसके देश की यूनिटी जो है वो आप उसके अगेंस्ट चले जाओ या लॉ के अगेंस्ट चले जाओ। सिंपल मतलब एज सिंपल एज दैट, आप ये समझिए, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 आपका किसकी बात करता है,
तो आर्टिकल 15 आपकी बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता भाई साहब बिल्कुल भी। क्या आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसके बेसिस पे? डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आप लिख दो नो डिस्क्रिमिनेशन। किस पर भाई साहब? किसी की रेस क्या है, यानी कि कोई काला है, भूरा है, कैसा है, सेक्स क्या है, यानी कि मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है, ठीक है। और क्या आपका रेस हो गया, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान है कि अगर आप, जैसे अक्सर केस होता रहता है ना कि ये इस धर्म का इंसान है, टेंपल में एंट्री नहीं कर सकता या स्कूल में नहीं पढ़ सकता, तो इस बेसिस पे आर्टिकल 15 ये पावर देता है कि आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी के अगेंस्ट में। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, इस तो भूलना ही मत, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच, जो आपको ऑप्शन दिए हैं। पंचायती राज, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, नगर पालिका एंड मिनिमम मैरिज एक्ट, मतलब मिनिमम मैरिज के बारे में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई साहब? आपका राइट आंसर होगा आपका नगर पालिकाएं, सॉरी पंचायती राज होगा, नगर पालिकाएं नहीं होगा। क्यों होगा अब इसका बताता हूं क्यों। जैसा मैंने आपको कहा कैसे, तो देखो इसके लिए क्या होगा। अगर बात करें इसकी, कौन सा है भाई साहब आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, यानी कि 1992 में हुआ था। कौन सा भाई साहब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर पंचायती राज, जो मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो जो विलेजेस हैं उनमें पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था कि भाई साहब जो पंचायत हैं वो एक लीगल बॉडी है, जो उनके अंडर आते हैं, उन डिस्प्यूट्स को वो क्या सॉल्व कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। जब नहीं होगा तो आप आगे जाके अपील कर सकते हो, ये सब। अगर मैं बात करूं किसकी, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, तो ये किसके अंदर है? जैसे मैंने बोला आर्टिकल 21A, भूलना मत बिल्कुल। 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है भाई साहब हर किसी को पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की आजादी है। लेकिन 21A यानी कि अल्फा कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा, यानी कि कोई ऐसा अगर लोग है जो कितनी एज में है भाई साहब, जो 6 से लेके 14 साल जिसकी एज है, एज कितनी है भाई साहब? 6 से लेके 14 साल जिसकी एज है, उसको प्राइमरी एजुकेशन मिलनी है, ये उसका अधिकार है, बिल्कुल याद रखना। और ये देगा कौन? यानी कि जिसके अंडर वो है, यानी उसके गार्जियन है या गार्जियन की जगह उनको कोई और प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो उनकी दायित्व बनता है कि उनको एजुकेशन देंगे। नगर पालिका में बात करें किसकी भाई साहब, नगर पालिका या अर्बन लोकल बॉडीज भी बोलते हैं इनको, तो ये किस में हुआ भाई साहब? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, ये भी 1992 1992 में हुआ। 1993 में फोर्स में आया था। अर्बन लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उनके बारे में डील करता है। मिनिमम एज मैरिज की बात करें तो इसका क्या है भाई साहब? तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। जो हमारे यहाँ अभी लीगल 18 साल है, इसके लिए भाई साहब बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी इसको 21 करने की तैयारी है कि इसको जो मैरिज एक्ट है वुमेन के लिए वो भी 21 कर दिया है 18 से, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है काती बिहू वन ऑफ द 3 बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ मंथ। जो असम का बिहू फेस्टिवल है वो किस मंथ में मनाया जाता है? इसके 3 पार्ट होते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर मंथ में। अब मैं आपको बताऊं तो बिहू के बारे में, तो देखिए 3 तरह के बिहू के फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है बोहाग, एक आपका होता है बोहाग, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। एक आपका होता है बोहाग, एक आपका होता है माघ, इसको भी मत भूलना, माघ। और एक आपका होता है काती, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, काती। अब इन तीनों को अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। जो बोहाग होता है आपका, इसको मनाया जाता है अप्रैल मंथ में, अच्छे से याद रखिएगा, अप्रैल मंथ में। जो आपका माघ होता है इसको जनवरी मंथ में मनाया जाता है। कौन से मंथ में? जनवरी के महीने में। जो काती होता है इसको अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। अब बात करें बिहू की, तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा जब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जब झांकियां निकलती हैं जो स्टेट्स की, तो जो असम की झांकी होती है ना, उस पर जो अक्सर वो डांस कर रहे होते हैं, जो नर्तक होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं, मेनली वो जो बिहू डांस है उसको ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिहू फेस्टिवल भी है और बिहू डांस भी है असम का, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। आपको समझ आ गया होगा तीनों कब मनाए जाते हैं, अलग अलग मंथ में मनाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ वननेस इज लोकेटेड। जो स्टैच्यू ऑफ वननेस है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। अगर गुजरात लगाओगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि गुजरात तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका भाई साहब होगा मध्य प्रदेश। अब बात करें स्टैच्यू ऑफ वननेस की, तो देखिए स्टैच्यू ऑफ वननेस जो गुजरात के सीएम है उन्होंने अनवेल किया था, 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू है,
अच्छे से याद रखिएगा। जो ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट कहां पे पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो आपका कहां पड़ता है भाई साहब? खंडवा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर एमपी के अंदर पड़ता है, मत भूलना। किसको डेडिकेटेड है? तो आदि शंकराचार्य जी को डेडिकेटेड है ये स्टैचू। उनके लिए क्यों डेडिकेटेड है? क्योंकि भाई साहब उन्होंने जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन के अंदर वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और हिंदू फिलोसफर थे, और लॉर्ड शिवा की मतलब उनके डाइटी थे, यानी कि उनको मानते थे वो। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज में, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, गुजरात में, तो सबको पता है भाई साहब कौन सा स्टैचू है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहां पे क्या है भाई साहब? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गलती मत करना बिल्कुल भी। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, 182 मीटर ऊंचा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। कौन सी रिवर के किनारे पर है? नर्मदा रिवर के किनारे पर है। यहाँ पे लिख देते हैं, नर्मदा रिवर के किनारे पर है, बिल्कुल मत भूलना। बात करें तेलंगाना, तो देखिए तेलंगाना में कौन सा स्टैचू है? तो भाई साहब तेलंगाना में भी एक बहुत फेमस स्टैचू है जो न्यूज में था, जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इसको भी मत भूलना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता वाला स्टैचू आप कह सकते हो, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसको भी मत भूलना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब ये किसको डेडिकेटेड है? तो भाई साहब स्टैचू जो इक्वलिटी है वो रामानुजा, जो किसको डेडिकेटेड है? यहां पे हम लिखेंगे डेडिकेटेड टू रामानुजा, रामानुजा जी को डेडिकेटेड है। अब रामानुजा जी कौन थे? तो रामानुजा जी अगेन एक हिंदू फिलोसफर थे, और जो भक्ति मूवमेंट हुआ था तमिलनाडु के अंदर, कौन सा भाई साहब? ये आपका तेलंगाना के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था आपका, वो कहां पे हुआ था? कि जो रामानुजी है, उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इसके मामले में। अगर मैं आपसे बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में क्या है भाई साहब? तेलंगाना में आदि योगी, आदि योगी का बस्ट है, याद रखिएगा, आदि योगी का बस्ट, यानी कि आप स्टैचू भी बोल सकते हो तेलंगाना के अंदर। जो आप अक्सर मूवी में देखते होगे, जो शिव जी हैं, उनका जो बस्ट होता है, बस्ट का मतलब होता है कि आपके इस हिस्से यानी कि चेस्ट से ऊपर का जो स्टैचू होता है उसको बस्ट बोलते हैं। वो कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या है आपका? ओमकारेश्वर भी एक जगह है। इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल मत भूलना। अच्छे से समझ आ गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो रामानुजा का है, कहां पर बना हुआ है भाई साहब? ये आपका कहां पर है? ये आपका तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, जो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अभी दी है, आप सारी यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका क्या? स्टैचू ऑफ वननेस है, आदि शंकराचार्य जी का है। अभी आपको मैं बता दिया, ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर है। इनके अगर आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करें तो 788 से लेके 820 सीई इनका क्या है, इसमें जन्म हुआ और इसमें इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे पैदा हुए थे? आपका कलाडी नियर कोची केरला में पैदा हुए थे। 33 साल की एज में इन्होंने क्या है भाई साहब? समाधि ले ली थी। लॉर्ड शिवा के कौन थे भाई साहब? डाइटी थे, डिवोटी थे, मतलब उनकी पूजा करते थे। और जब बुद्ध धर्म अपनी पॉपुलैरिटी पे था, तो उस टाइम पे इन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव किया, यानी कि हिंदू धर्म को इतना लोग नहीं मान रहे थे, बौद्ध धर्म को ज्यादा मान रहे थे। तब इन्होंने जो हिंदू धर्म है उसको बहुत ज्यादा रिवाइव किया। अच्छे से याद रखिएगा। सेम जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ हिंदी में मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस या कोई भी कठिनता आती है, तो आप हिंदी में भी यहाँ से सेम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सेम आपको हमारी पीडीएफ में भी यही डेटा मिलेगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम हमारी वीडियो में, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय विच? श्रीलंका और इंडिया जो सेपरेटेड है वो किसके द्वारा सेपरेटेड है? इस्मस ऑफ क्रा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, पाक स्टेट, या इस्मस ऑफ पनामा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपको सिंपल होगा, पाक स्टेट। अगर आपको इस्मस पता होता तो वैसे ही लगा देते कि इस्मस तो हो ही नहीं सकता। अगर इसके बारे में बात करें होता क्या है, तो देखिए ये ना मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं इस्मस ऑफ क्रा की, तो देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं इस्मस ऑफ क्रा। इस्मस ऑफ क्रा कहाँ है भाई साहब? ये थाईलैंड के अंदर पड़ती है। कहाँ है भाई साहब? थाईलैंड के अंदर है, बिल्कुल मत भूलना। आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन डेटा होना चाहिए। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करूं तो किस किस को सेपरेट करती है? स्पेन को करती है, स्पेन को, और किसको? मोरक्को को। MOROCCO, अच्छे से याद रखिएगा। मोरक्को का कैपिटल है राबात, अच्छे से याद रखिएगा। बात करूं इसमें सब पनामा, तो भाई साहब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है, अच्छे से याद रखिएगा। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उन दोनों को सेपरेट करती है, अच्छे से याद रखिएगा। इसको सेपरेट करती है, या फिर जोड़ना ज्यादा बेटर शब्द होगा क्योंकि ये इसमस है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमस में और इसमें फर्क क्या होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
अब यहाँ पे समझते हैं, मैंने आपके लिए मैप लगाया हुआ है यहाँ। देखिए ये तो है तमिलनाडु इंडियन स्टेट, इंडिया हो गया, और ये आपका श्रीलंका हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया आपका। अब ये गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ये श्रीलंका और ये आपका क्या हो गया भाई साहब, इंडिया। एक ये बड़ी वाटर बॉडी है और एक ये बड़ी वाटर बॉडी है। अब इनके बीच में एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी है ये, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। यानी कि जब दो बड़े लैंड मास, यानी कि दो बड़े लैंड मास अगर अलग जुड़े हैं किसी एक चीज से, उसको इसमस बोलेंगे। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, पहले स्ट्रेट समझिए। एक बड़ी वाटर बॉडी, एक बड़ी वाटर बॉडी, दो बड़ी वाटर बॉडी एक छोटी वाटर बॉडी से कनेक्ट है, इसको हम स्टेट बोलते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहीं अगर मान लो यहाँ पानी ना भरा हो, आप सोचिए विदाउट पानी हो, मतलब पानी ना भरा हो और ये पूरी लैंड होती, ये भी जुड़ा होता और ये भी जुड़ा होता इसके थ्रू, तो हम इसको बोलते इस्मस। स्ट्रेट ना बोल के इस्मस बोलते। अच्छे से याद रखिएगा, यहां आप समझ सकते हो। ये देखिए ये थाईलैंड है और ये क्या आपका मलेशिया है। ये पूरी एक, ये देखिए ये आपको क्या है, अंडमान सी दिख रहा है और ये साउथ चाइना सी दिख रहा है, आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कोई पानी कट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पानी निकल रहा हो, तो यहाँ पानी नहीं निकल रहा है। ये पूरी वाटर, पूरी क्या है, एक लैंड मास है, यानी कि जमीन का टुकड़ा है। तो ये क्या हो गया, इस्मस हो गया। समझ गए ना, कि एक बड़ी वाटर बॉडी, एक छोटी, एक ये बड़ी वाटर बॉडी, एक बड़ी वाटर बॉडी एक छोटी वाटर बॉडी से जुड़े हुए हैं, यानी कि पानी का, ये भी पानी के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर यही उल्टा हो जाए कि एक ये लैंड मास और एक ये लैंड मास एक छोटे लैंड मास से जुड़े हो, तो उसको हम इस्मस बोलते हैं। अब ये समझ लो, स्ट्रेट का उल्टा होता है इस्मस, बस खत्म कहानी। ठीक है, याद रखना। क्राइसमस कहाँ भाई साहब आपकी, ये आपकी थाईलैंड के अंदर पड़ती है। और बात करें मलक्का स्टेट की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेट है, ये मलेशिया और आपका इंडोनेशिया जो है, इन दोनों को सेपरेट करती है, याद रखिएगा। जैसा मैंने आपसे बात करा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बाकी ये क्या भाई साहब आपका, ये आपका मोरक्को है, अच्छे से याद रखिएगा। ये मोरक्को है, एक अफ्रीकन नेशन है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब इसका नाम पता है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका नाम स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्यों है। देखिए यहाँ पे ना, ये यहाँ पे आप कहोगे यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड की एक ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज मतलब इंग्लैंड की एक जमीन का टुकड़ा है जिसका नाम जिब्राल्टर है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जिसका नाम जिब्राल्टर है, जहाँ पे एक जिब्राल्टर रॉक भी पाया जाता है, जो एक बहुत ही फेवरेट और बहुत ही कह सकते हैं आप एक जानी मानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ लोग उस पत्थर को देखने जाते हैं। कभी गूगल पे डालना जिब्राल्टर रॉक, आपको पता चल जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया और ये आपका कौन सा भाई साहब, अटलांटिक ओशन हो गया। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, वेयर इज द अंकोर वट, वेयर इज द अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड, यानी कि जो अंकोर वाट टेम्पल है वो कहां पर लोकेटेड है, इंडिया में। बताइए, नाम से तो ऐसे ही लगता होगा, अगर आप इंडिया लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है भाई साहब आपका कंबोडिया। अच्छे से याद रखिए, कंबोडिया में सिचुएटेड है। और अंकोर वाट टेम्पल जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, इसको याद रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कंबोडिया के अंदर पड़ता है, हिंदू धर्म का टेम्पल है। तो ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, पहले हिंदू धर्म का था, बाद में फिर बौद्ध धर्म के जब अपना पॉपुलैरिटी पकड़ी तो उसका भी बन गया, मतलब उसकी भी चीजें ऐड कर दी गई, तो अब हिंदू और बौद्ध धर्म का है और इसके नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके लिए है, कि एक धार्मिक कंस्ट्रक्शन के लिए, धार्मिक संरचना है, इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, राजा सूर्यवर्मन और खमेर डायनेस्टी जो थी उसके द्वारा बनाया गया था। और अगर इसके बारे में बात करूं तो हिंदू टेम्पल है, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। स्टार्टिंग में क्या था, ये हिंदू टेम्पल था, पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भी इसमें इन्फ्लुएंस आता गया और अभी इसको बौद्ध और हिंदू धर्म के नाम के दोनों का टेम्पल माना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो का अंत, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो आपको PYQs कराए हैं, आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिली होगी। अगर अच्छी लगे तो अपना कमेंट सेक्शन में नीचे फीडबैक देना मत भूलना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार बढ़ाते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।